हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। बिहार में जो आप लोग का जूनियर अकाउंट्स क्लर्क का एग्जाम होने वाला है, उसकी प्रिपरेशन में आप लोग को करा रही थी। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से भी जो क्वेश्चंस आने हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा रेशनल एनालिसिस के बारे में, आज हम पढ़ेंगे कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में कि क्या होता है वित्तीय ढांचा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन कौन से बनते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स, उसमें बहुत सी चीजें आपकी इंक्लूड हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी। तो उसको आज हम समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन शुरू करने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगेगी लाइक करिएगा और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। तो जब हम बात कर रहे हैं पूंजी ढांचा या कैपिटल स्ट्रक्चर की, तो जब हम स्ट्रक्चर किसी भी चीज का हो तो उसमें क्या रहता है, मेनली ये चीजें आती है ना, तो कैसे बना, क्या क्या चीजें उसमें शामिल है उस चीज को बनाने के लिए। तो इसी तरह जब एक बिजनेस के स्ट्रक्चर की बात आती है कि उसमें जो कैपिटल है वो किस तरह से इंक्लूड है, क्योंकि एक छोटा बिजनेस जो होता है तो वहां पे ये रहेगा कि एक अकेला व्यक्ति के पास भी इतना फंड होता है कि वो अपने पैसे से स्टार्ट कर सकता है। लेकिन जब आप एक काफी लार्ज स्केल पे बिजनेस की बात कर रहे हैं, अगर हम कंपनी की किसी बात कर रहे हैं, किसी का फैक्ट्री या मिल लगाने की बात कर रहे हैं, कोई प्लांट लगाने की बात कर रहे हैं, तो वहां पर हमको ज्यादा पूंजी चाहिए होती है, ज्यादा फाइनेंस चाहिए होता है। तो उसमें बहुत अलग अलग तरह की हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं कि हम चाहें तो इक्विटी शेयर्स ले सकते हैं, हम चाहें तो प्रेफरेंस शेयर्स ले सकते हैं, चाहे तो हम डिबेंचर्स ले सकते हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स ले सकते हैं। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस होते हैं। तो क्या ऑप्शंस हमने अपने बिजनेस के लिए सोचे या अपने बिजनेस में इन्वॉल्व किए, उसके बाद हमने अपना कैपिटल बनाया, अपनी पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया, वही हो जाता है आपका पूंजी ढांचा या उसकी संरचना। तो अगर हम बात करें कि क्या एज अ डेफिनेशन या एक सीधे शब्दों में अगर हम बात करें क्या होती है, तो इसमें रहता है कि जो फाइनेंस है, क्योंकि एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमारा कंपोनेंट होता है किसी बिजनेस के स्टार्ट करने के लिए, नींव की तरह होता है। तो उसमें मेनली जो आपके रहते हैं तो दो तरह के रहते हैं, या तो आप इक्विटी ले सकते हैं या तो आप स्थिर पूंजी ले सकते हैं। जो फिक्स्ड आपकी पूंजी कैपिटल कही जाती है, फिक्स्ड रेट की कही जाती है, तो उसमें आपके डिबेंचर्स आ जाते हैं। इसमें आपको ऑलरेडी ये चीज पता होती है कि कितने परसेंट आपको देना है उस पर ब्याज। और साथ ही आपकी जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होती है उसमें आप डिविडेंड देते हैं, लेकिन डिविडेंड का जो रेट होता है वो पहले से फिक्स रहता है। तो इसलिए आप उसको स्थिर पूंजी वाली कहा जाता है, स्थिर दायित्व वाली पूंजी कहा जाता है, क्योंकि ऑलरेडी आपको फिक्स रहता है। और जो इक्विटी कैपिटल होती है, जो समता अंश होते हैं, वहां पर डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं होता, उसको डिसाइड किया जाता है जो कंपनी की एनुअल मीटिंग्स होती हैं उसमें। तो यहाँ पर दो ऑप्शंस रहते हैं, तो उन्हीं दोनों के बेस पर डिसाइड किया जाता है कि कंपनी का स्ट्रक्चर कितना होगा, किस तरह का होगा, कितनी उसमें इक्विटी शेयर्स होंगे, कितने आपके प्रेफरेंस शेयर्स होंगे, कितने डिबेंचर्स होंगे, कितना लोन लिया जाएगा। उसी का पूरा एक अनुपात जो बनता है उसी को कहा जाता है पूंजी संरचना या फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। और एक चीज इसमें स्पेशली ध्यान रखिएगा कि जब भी हम कैपिटल स्ट्रक्चर की बात कर रहे होते हैं तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ जो आपके लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं उनकी बात की जाती है, जो दीर्घकालीन स्रोत होते हैं, क्योंकि एक पूंजी जो कंपनी में लगाई जाती है वो दीर्घकाल को ध्यान में रख करके लगाई जाती है, लॉन्ग टर्म को ध्यान में रख करके लगाई जाती है। इसलिए यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर की जब भी बात होगी तो वहां पर आपका लॉन्ग टर्म सोर्सेज की बात होगी। लेकिन एक चीज और ध्यान में रखिएगा कि अगर बात की जा रही वित्तीय ढांचे की यानी कि फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, तो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में क्योंकि जैसे आपके बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक लायबिलिटी होता है, दूसरा हो जाता है एसेट साइड। तो जो आपका लायबिलिटी साइड होता है उसमें जो भी चीजें रहती हैं वो सारी आ जाती हैं आपके फाइनेंशियल स्ट्रक्चर में, जिसमें आपका मेन तो कैपिटल रहती है प्लस लायबिलिटीज हो जाती हैं। लायबिलिटीज जो होती हैं वो आपकी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म सब तरह की रहती हैं, जिसमें क्रेडिटर्स हो जाते हैं, बिल्स पेबल हो जाते हैं, ये सारी चीजें आ जाती हैं। वो आपका दोनों चीजों को शामिल कर लिया जाएगा जब भी हम बात करेंगे फाइनेंशियल स्ट्रक्चर की, वित्तीय ढांचे की। लेकिन जब पूंजी ढांचे की बात होगी, कैपिटल स्ट्रक्चर की बात होगी, तो सिर्फ वहां पर हम कैपिटल की बात करते हैं, पूंजी की बात करते हैं। तो आपकी समझ में आ गया होगा कि आपका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है। अगर एक इक्वेशन की हम बात करें कि एक कैपिटल स्ट्रक्चर की इक्वेशन क्या बनती है, तो हो जाएगा आपका ऋणपत्र या बॉन्ड प्लस दीर्घकालीन ऋण प्लस स्वाधिकार अंश प्लस समअंश प्लस संचय व आधिक्य, यानी कि क्या होगा, डिवेंचर और बॉन्ड्स प्लस जो आपके लॉन्ग टर्म लोन्स होंगे प्लस हो जाएंगे प्रेफरेंस शेयर्स प्लस आ जाएंगे इक्विटी शेयर्स प्लस जो रिजर्व्स और जो रिटेन अर्निंग होती है सरप्लस होती है उसको ऐड कर लिया जाता है, तो बन जाता है आपका कैपिटल स्ट्रक्चर। आई होप क्लियर हो गया होगा आपको कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है उसमें क्या क्या चीजें शामिल रहती हैं या क्या होता है। अब बात करते हैं कि पूंजी संरचना को प्रभावित करने वाले तत्व, फैक्टर्स अफेक्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर। हमने ये तो जान लिया कि कैपिटल स्ट्रक्चर होता क्या है,
लेकिन जब एक कंपनी शुरू की जा रही होती है और वहां पर उसको अपना ये सोचना होता है कि कितनी कैपिटल रखे, कि अपनी जो कैपिटल है उसको कितना भाग जो है वो इक्विटी शेयर्स में लगाए, कितना प्रेफरेंस शेयर्स के लिए रखे, कितने के डिबेंचर्स इशू करे, तो वहां पर वो किन चीजों को ध्यान में रखती है या कौन सी चीजें ऐसी हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो इसमें इम्पोर्टेंट होते हैं ध्यान देना। वो सारे कारक कौन से हैं, आइए देखते हैं एक बार। तो दो तरह के रहते हैं, एक हो जाएंगे इंटरनल फैक्टर, दूसरे हो जाते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर्स वो रहेंगे जो आंतरिक संरचना से रिलेटेड हो जाएंगे, जो आंतरिक तत्व होते हैं किसी बिजनेस से रिलेटेड, और दूसरे जो आपके बाह्य तत्व हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, वो जो बाहर की दशाएं होती हैं उसको ध्यान में रख करके देखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं जो इसके इंटरनल फैक्टर्स हैं। पहला पॉइंट है इसमें व्यवसाय की प्रकृति, नेचर ऑफ बिजनेस, सबसे इम्पोर्टेंट है ये। आप किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है कि आप जो पूंजी की संरचना, आपकी कैपिटल स्ट्रक्चर है वो क्या चीज इसमें इम्पोर्टेंट होती है। कि कुछ ऐसे बिजनेस होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें कि कुछ मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगा हुआ है, तो यहाँ पर अगर जैसे कि कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में लगा हुआ है बिजनेस जिसका भी है, कुछ निर्माण कार्य हो रहा है, कुछ बनाया जा रहा है, तो वहां पर जो आपकी कैपिटल है वो ज्यादा लंबे टाइम तक फिक्स रहती है, लंबे टाइम तक जो है वर्किंग कैपिटल उसमें लगी रहेगी। तो वहां पर आपको स्थायी पूंजी की आवश्यकता ज्यादा रहती है, फिक्स कैपिटल ज्यादा चाहिए होती है, वर्किंग कैपिटल की कम आवश्यकता होती है। और इसके अगेंस्ट जो लोग ऐसे हैं जो बिजनेस एक्टिविटीज इस तरह की है जिसमें आपका फॉरेन से गुड्स हैं बनाए जा रहे हैं या गुड्स हैं, आप बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उन चीजों को मार्केटिंग का काम करते हैं, विपणन का काम कर रहे हैं, तो वहां पर ज्यादा टाइम तक अपने पास स्टोर करके नहीं रखना है, तो उसमें कम जो है वर्किंग कैपिटल जो होती है वो आपकी ज्यादा रहती है। तो उसकी वजह से डिपेंड करता है कि किस नेचर का आपका बिजनेस है, उसी के अकॉर्डिंग आपका स्ट्रक्चर भी होगा। फिर आ जाता है व्यवसाय का आकार, साइज ऑफ बिजनेस, बिजनेस किस तरह का है, कितने बड़े पैमाने पर काम हो रहा है, ये भी चीज इफेक्ट करती है। अगर बड़े पैमाने पर हो रहा है तो आपको ज्यादा कैपिटल की आवश्यकता रहेगी, लॉन्ग टर्म तक बिजनेस में इस कैपिटल को इन्वेस्ट करना पड़ेगा, तो उसी के अकॉर्डिंग ही डिसाइड किया जाता है कि किस तरह का आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होगा। आय, इनकम, इसमें रहता है कि किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं उसमें कितना ज्यादा आपकी आय की निश्चितता है, सर्टेनिटी है। कभी कभी कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जो बहुत क्रेडिट पर चलते हैं, कुछ बिजनेस इस तरह के होते हैं जो आपकी पूरी तरह से कैश में ही चलते हैं, तो उस पर भी डिपेंड करता है। फिर आ जाता है नियंत्रण यानी कि कंट्रोल। कंट्रोल जो होता है यहाँ पर कंट्रोल में रहता है कि अगर जो प्रमोटर्स हैं, जो कंपनी के मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, वो कंपनी के अगर जो बिजनेस है उसको ज्यादा से ज्यादा अपने हाथों में कंट्रोल करके रखना चाह रहे हैं। सेंट्रलाइजेशन एक आपने पढ़ा होगा केंद्रीकरण विकेंद्रीकरण के बारे में, तो अगर वो केंद्रीकरण करना चाह रहे हैं, ज्यादा चीजें ज्यादा पावर्स अपने हाथ में कंट्रोल में रखना चाह रहे हैं, तो कैपिटल स्ट्रक्चर जो होता है उसमें वो प्रेफरेंस शेयर्स को और जो डिबेंचर्स हैं उनको ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं, जो आपके समझदारी होते हैं, वो किसी भी बिजनेस के ओनर्स होते हैं। तो यहाँ पर अगर आप प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को और जो डिबेंचर होल्डर्स हैं उनको ज्यादा इंक्लूड करेंगे, तो वहाँ पर ज्यादातर डिसीजन आपके ही हाथ में रहेंगे। फिर आ जाता है कि संपत्ति संरचना, एसेट स्ट्रक्चर। एसेट स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो जैसे भी मैंने आपको बताया था कि जो आपका बैलेंस शीट होती है उसके दो साइड रहते हैं। एक साइड जो लायबिलिटी का होता है वो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को बताता है, वित्तीय संरचना को बताता है, और जो दूसरा साइड होता है एसेट स्ट्रक्चर को बताता है, जिसमें आपकी फिक्स्ड एसेट है या जो आपकी करेंट एसेट है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स है, वो सब शामिल होते हैं। तो जो एसेट स्ट्रक्चर है, संपत्ति संरचना है, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है कि किस तरह की संपत्ति की यानी कि फिक्स्ड एसेट ज्यादा है या करेंट एसेट है, उनका अनुपात क्या है, उस पर भी डिपेंड करता है कि किस तरह का आपकी जो पूंजी संरचना होगी वो होगी। फिर आएगा पूंजी की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपने एक चैप्टर मैंने पढ़ाया भी हुआ है, इसके आपके न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व करवाए थे कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होती है। तो जो भी आपके डिबेंचर्स हो, इक्विटी शेयर होल्डर शेयर्स हो या फिर आपके प्रेफरेंस शेयर्स हो, इन सब की भी कॉस्ट होती है अपनी। तो आप जो है इक्विटी शेयर्स या प्रेफरेंस शेयर या डिबेंचर को इशू कर रहे होते हैं, तो इशू करने की उनकी क्या लागत आ रही है, वो उसकी पूंजी की लागत कहलाती है। तो डिपेंड करता है कि किसकी लागत कितनी आ रही है, उसी के अकॉर्डिंग ही जो पूरा मिक्सचर कहें या फिर पूरी संरचना कहें वो बनाई जाती है, जिससे कि ओवरऑल जो कंपनी की कुल पूंजी है उसकी जो औसत लागत है वो कम से कम है। फिर आ जाता है रिस्क, जोखिम। जोखिम बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बिजनेस ऐसे होते हैं जहाँ पर जोखिम बहुत ज्यादा, रिस्क बहुत ज्यादा होता है, तो ऐसे जो बिजनेस होंगे उसकी जो कैपिटल स्ट्रक्चर होगा वहां पर समता अंश पूंजी, इक्विटी शेयर्स ज्यादा रहते हैं, और जो प्रेफरेंस शेयर्स या फिर डिबेंचर्स हैं वो कम रखे जाते हैं। तो क्योंकि इक्विटी शेयर्स में ये रहता है कि आप डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं किए होते हैं, तो जिस तरह का प्रॉफिट होगा उसी के अकॉर्डिंग आप डिविडेंड देंगे। लेकिन अगर आपने
जोखिम वाला बिजनेस है, प्रॉफिट बहुत कम हुआ, लेकिन जो आपको डिबेंचर्स आपने इशू किए हैं उस पर तो आपको इंटरेस्ट देना ही देना है। आपको प्रेफरेंस शेयर्स पर जो डिविडेंड है वो देना ही देना है, क्योंकि वो प्रीफिक्स होती है उनकी रेट्स, जिस वजह से आप ऐसे बिजनेस के लिए इक्विटी शेयर्स जो होते हैं वो ज्यादा प्रॉफिटेबल होते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा समता पर व्यापार, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। समता पर व्यापार क्या होता है? समता पर व्यापार की अगर हम बात करते हैं कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है ये। तो जब भी कोई व्यापारिक संस्था है, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, जब अपनी जो उसकी इक्विटी कैपिटल होती है या जो उसकी इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसकी तुलना में या उसके कंपैरिजन में वो अपने जो ऋण पूंजी है, वो जो डिवेंचर्स हैं उनको ज्यादा लेती है, और जो आप उसकी स्वामित्व पूंजी होती है, ओनर्स इक्विटी होती है, उसको वो कम रखती है। तो उसे कहा जाता है कि ट्रेडिंग ऑन इक्विटी, समता पर व्यापार करना। अच्छा, ऐसा क्यों किया जाता है? तो इसका नाम तो समता है तो कंफ्यूजन आपको होगी, लेकिन यहाँ पर जो ओनर्स इक्विटी होती है वो कम रहती है, और ऋण पूंजी जो होती है, जो आपके लोन कैपिटल में ज्यादा होते हैं, और जो समता अंश होते हैं वो कम रहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो आपके अगर प्रॉफिट ज्यादा हो रहा है तो वहां पर ये रहेगा कि जो प्रॉफिट में से डिबेंचर्स होते हैं या जो आपका इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो एक फिक्स रेट से दिया जा रहा है, तो प्रॉफिट ज्यादा बच जाता है जो आपके शेयर्स होते हैं उनको देने के लिए, शेयर होल्डर्स को देने के लिए। तो वहां पर ऊंची दर से लाभांश देने की वजह से, ज्यादा हाई रेट से डिविडेंड देने की वजह से मार्केट में गुडविल अच्छी बनती है, जिससे मार्केट में जो शेयर्स होते हैं उसके मार्केट प्राइस भी ज्यादा हो जाता है, जिससे जो संस्था है वो अच्छे और एक कुशलता के साथ, एफिशिएंसी के साथ मार्केट में अच्छी गुडविल बना के अपना बिजनेस को कर पाती है। तो समता पर व्यापार का अगर करना चाह रही है तो वो भी इफेक्ट डालता है जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसके ऊपर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि समता पर व्यापार क्या है। तो जब कोई भी संस्था, अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें ओनर्स इक्विटी को, जो उसकी स्वामित्व पूंजी है, उसको कम रख करके जो ऋण पूंजी है उसको ज्यादा रखती है, तो उसे कहा जाता है समता पर व्यापार करना, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। नेक्स्ट पॉइंट आएगा आपका पूंजी मिलान अनुपात, कैपिटल गियरिंग रेशियो। इसमें रहता है कि जो आपकी कंपनी की समता अंश पूंजी है, जो इक्विटी शेयर्स कैपिटल है, और जो पूंजी के बाकी के जो सोर्सेज होते हैं, जो कैपिटल के बाकी के सोर्सेज हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर्स हैं, डिवेंचर्स हैं, लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है, उनके बीच का रेशियो कितना है, अनुपात कितना है। अगर समता अंश कम होते हैं या कम निर्मित किए गए हैं तो निम्न पूंजी मिलान कहा जाता है, यानी कि लो कैपिटल गियरिंग रेशियो बोला जाता है। और अगर इसके अपोजिट में इक्विटी शेयर ज्यादा निर्मित किए गए, ज्यादा इशू किए गए हैं, तो इसे हाई गियरिंग बोला जाता है। तो यहाँ पर पूंजी मिलान अनुपात भी जो कंपनी की कैपिटल स्ट्रक्चर है उस पर इफेक्ट डालता है, जिस तरह का रहेगा उसी के अकॉर्डिंग कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर भी डिसाइड होता है। तो ये हो जाते हैं वो इंटरनल फैक्टर्स जो एक पूंजी संरचना को किसी कंपनी की प्रभावित करते हैं, या जिस पर ध्यान दिया जाता है कि हाँ, कैपिटल स्ट्रक्चर बढ़ाते टाइम की ये फैक्टर्स भी हैं जो इफेक्ट डाल सकते हैं, तो उनको ध्यान में रखा जाता है। अब देख लेते हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, बाह्य तत्व होते हैं, वो किस तरह किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर को इफेक्ट डालते हैं या इफेक्टिव होते हैं। पहला हो जाएगा पूंजी बाजार की स्थिति, सिचुएशन ऑफ कैपिटल मार्केट, कि मार्केट में जो पूंजी बाजार है, कैपिटल मार्केट है, पहले ही मैंने चैप्टर इस पर आपको पूरा पढ़ाया हुआ है कैपिटल मार्केट के बारे में, जहां से हमें लॉन्ग टर्म जो सिक्योरिटीज होती हैं उनमें हम बिजनेस कर पाते हैं। तो वहां पर वो ये चीज भी देखते हैं कि मार्केट में जो कैपिटल मार्केट है उस टाइम उसकी स्थिति क्या है, किस तरह की सिचुएशंस हैं, किस तरह की डिविडेंड रेट्स चल रही हैं, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसाइड करते हैं इक्विटी शेयर्स में जाना है, प्रेफरेंस में जाना है, या फिर डिबेंचर्स को प्राथमिकता देनी है। फिर आ जाता है विनिवेशकों का स्वभाव, नेचर ऑफ इन्वेस्टर्स, की किस तरह के इन्वेस्टर्स हैं। अगर वो इन्वेस्टर्स जो है काफी साहसी हैं, ब्रेव हैं, और वो ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्ट करने में वो ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट चाह रहे हैं, तो वो और अगर समता अंशों में वो इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं, तो वहां पर समता अंशों में भी लिया जा सकता है। लेकिन अगर वो ब्रेव नहीं है और थोड़ा सा रिस्क भी नहीं लेना चाहते, तो वहां पर वो डिबेंचर्स को या प्रेफरेंस को ज्यादा प्रेफर करेंगे। तो उस पर डिपेंड करता है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो किस नेचर के हैं। पूंजी निर्माण की लागत, कॉस्ट ऑफ कैपिटल इशूज, इम्पोर्टेंट होता है कि जो की कंपनी है ये भी इम्पोर्टेंट होता है कि जो भी हम कैपिटल चाह रहे हैं उसके निर्माण की, उसकी इशू करने की कॉस्ट क्या आ रही है, फ्लोटिंग चार्जेस जिसे बोला जाता है, क्योंकि कंपनी जो अंश होते हैं निर्गमन पर भी कुछ चार्जेस लगते हैं, ब्रोकरेज लगती है, जो उसकी फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो सब ऐड होते हैं। उसके बाद वो कितने आ रहे हैं, कितने परसेंट आ रहे हैं, ये भी ध्यान में रखा जाता है। सरकारी कानून, गवर्नमेंट लॉज, की गवर्नमेंट ने भी बहुत से अपने लॉज बना रखे हैं, तो वहां पर भी अगर गवर्नमेंट ने कुछ इस तरह का कर दिया है कि जो भी कैपिटल होगी कंपनी की उसमें कितने जो है अनुपात में रहेगा, कितना रेशियो रहेगा, तो वहां पर
गवर्नमेंट की तरफ से एक प्रतिबद्धता हो जाती है, बाउंडेशन हो जाती है, तो उसको भी फॉलो करना पड़ता है। करारों पर टैक्सेशन, इस चीज़ को भी ध्यान देना रहता है कि गवर्नमेंट ने किस पर कितना ज़्यादा टैक्स लगाया है, कि कितना डिवेंचर का जो इंटरेस्ट जाता है उस पर टैक्स है, कितना जो है डिविडेंड पे है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें देखना होता है कि कहाँ पर हम अपने इनकम टैक्स में ज़्यादा बचत कर पा रहे हैं, जो कि टैक्स मैनेजमेंट में ही आ जाएगा। तो वो भी ध्यान रख करके ही डिसाइड किया जाता है कि कैपिटल का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो ये वो सारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो जाते हैं जो कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर है, जो पूरी संरचना है, उसको प्रभावित करते हैं, वो सारे फैक्टर्स। तो आपको समझ में आ गया होगा कि इंटरनल फैक्टर और एक्सटर्नल फैक्टर्स दोनों ही। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला वित्तीय विवरण है। द फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट प्रोवाइड्स फाइनेंशियल पोजीशन इज बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। तो जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने वाला, एक कंपनी में बहुत से अकाउंट्स बनाए जाते हैं, जर्नल बनाते हैं, हम लेजर बनाते हैं, मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं, पीएनएल बनाते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं। उसके बाद हम फंड फ्लो स्टेटमेंट है, रेशियो एनालिसिस है, कैश फ्लो है, बजटन है, बहुत सी चीजें आती हैं जो उसमें आगे हम करते हैं। अपने बिजनेस में एक चीज तो हम ये पता करने के लिए कि करेंट में स्टेटस क्या है हमारे बिजनेस का, क्या फाइनेंशियल स्थिति है हमारे बिजनेस की, और उसके बाद ये देखने के लिए कि क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या वेरिएंसेस आए हैं, कहाँ कहाँ पर हम कंट्रोल कर सकते हैं, जिससे कि और ज्यादा हम प्रॉफिट को बढ़ा सके और ज्यादा एफिशिएंसी के साथ हम काम कर सकें। यहाँ पर जो आपके क्वेश्चन में पूछ रहा है कि जो वित्तीय स्थिति प्रदान करने की, यानी कि एक करेक्ट सिचुएशन बताता है आपके बिजनेस की, वो कौन सा स्टेटमेंट होता है। आर्थिक चिट्ठा होता है, आय विवरण होगा, रोकड़ प्रवाह विवरण, या फिर कोष प्रवाह विवरण। तो जो आपका रोकड़ प्रवाह विवरण होता है वो सिर्फ ये बताता है कि कैश का कहाँ कहाँ यूज किया गया है और कहाँ कहाँ से कैश आई है, कैश के इनफ्लो और कैश के आउटफ्लो को बताता है। जो आप कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें आपकी अलग अलग तरह की इन्वेस्टिंग होती हैं एक्टिविटीज, फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो जाती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं, और साथ ही जो कोष प्रवाह विवरण होता है वहां पर हम वर्किंग कैपिटल को लिए ज्यादा देखते हैं कि क्या वर्किंग कैपिटल हमारी आई है, क्या चेंजेस आए हैं, कहाँ से हमको फंड्स मिले हैं, कहाँ कहाँ फंड्स का हमने यूज किया। लेकिन जो करेक्ट स्थिति को बताएगा वो हो जाता है हमारा आर्थिक चिट्ठा। बैलेंस शीट होती है, बैलेंस शीट एक तरह से आपकी एक समरी पूरी होती है जितने भी अकाउंट्स आपने बनाए होते हैं उसकी। तो करेक्ट स्टेटमेंट जो होगा, जो आपके बिजनेस की सही फाइनेंशियल स्टेटस को बताएगा, वो हो जाता है बैलेंस शीट, आर्थिक चिट्ठा। तो एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किसी कंपनी की पूरी संरचना का हिस्सा है। Which of the following options is a part of the capital structure of a company? Short-term borrowings, accounts payable, equity share, none of the above. तो क्वेश्चन में जो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो किसी कंपनी की जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर होता है उससे जुड़ा है या उसका एक हिस्सा होता है। तो आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है, प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जिसमें आपकी इक्विटी आ जाती है, आपकी जो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स हैं वो आती हैं। तो यहाँ पर जो आपकी शॉर्ट टर्म दे रखी है या फिर जो आपके अकाउंट्स पेएबल हैं वो इसका हिस्सा नहीं होंगे। जो इक्विटी शेयर्स हैं, समता अंश है, वो इसका हिस्सा होंगे। इक्विटी शेयर्स हैं, प्रेफरेंस शेयर्स हैं, जो आप डिवेंचर होते हैं, जो लॉन्ग टर्म लोन्स आप लेते हैं, वो सब इसमें आते हैं। तो यहाँ पर एक आंसर क्या होगा हमारा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपरोक्त में से कौन सा कारक किसी फर्म की पूंजी संरचना को निर्धारित करने में सहायता करता है। Which of the above factors helps to determine the capital structure of a firm? Government policies, degree of control, cost of capital, all of the above. क्वेश्चन में जो कह रहा है कि इसमें से कौन से फैक्टर्स हैं जो हम अपना कैपिटल स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं किसी फर्म का, किसी ऑर्गेनाइजेशन का, तो उसको निर्धारित करने में, उसको ये डिसाइड करने में कि कितनी हमारी इक्विटी शेयर्स रहेगी, कितना हम जो डिबेंचर्स लेंगे, कितने हम लॉन्ग टर्म लोन्स लेंगे, उसको डिसाइड करने में हेल्पफुल होता है। तो यहाँ पर सरकार की नीतियां होंगी या फिर जो नियंत्रण है उसको कि किस लेवल तक, किस डिग्री तक हमें कंट्रोल करना है। पूंजी की लागत बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पर ये तीनों ही चीजें आ जाती हैं, इन तीनों को ही ध्यान में रखा जाता है जब हम ये डिसाइड कर रहे होते हैं। ये तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं जो आपकी कंपनी के स्ट्रक्चर होगा कैपिटल का, उसके ऊपर कि गवर्नमेंट पॉलिसीज अगर है, लोन से रिलेटेड है कि कितने परसेंट पे लोन मिलना है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना डिसाइड करना पड़ता है। जो नियंत्रण है, कंट्रोल भी इम्पोर्टेंट है, और साथ ही जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, ये सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है कि जिस तरह का स्ट्रक्चर आप रखना चाह रहे हैं उसकी कैपिटल की कॉस्ट कितनी आ रही है, क्योंकि उस पूंजी की भी अपनी लागत होती है जिसको निकाला जाता है। आगे जो वीडियोस आएंगी उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके रहेंगे
और साथ ही काफी इंपॉर्टेंट भी है, तो उसको मैं इंक्लूड करूंगी। तो यहाँ पर जो आपसे पूछ रहा है, तो पूंजी की लागत की अगर बात करें तो इक्विटी शेयर्स की भी होती है, जो रिटेन अर्निंग होती है उसकी भी निकाली जाती है, डिबेंचर्स की भी निकाली जाती है। उसमें भी आपकी दो तरह की रहती है, रिडीमेबल और इरिडीमेबल, जो शोधनीय होते हैं और जो अशोधनीय होते हैं। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की भी निकाली जाती है पूंजी की लागत, सबकी अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जो है तीनों ही फैक्टर इफेक्ट डालते हैं एक कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाने में। तो एक आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संगठन में अंशधारकों की संपत्ति का प्रतिनिधित्व निम्न द्वारा किया जाता है। इन एन ऑर्गेनाइजेशन द शेयर होल्डर्स वेल्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय द सैलरी पेड टू एम्प्लॉयज, द मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर्स, द बुक वैल्यू ऑफ ए फर्म्स एसेट, नन ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है जो वहां पर शेयर होल्डर्स फंड है या उनकी जो वेल्थ है वो क्या रिप्रेजेंट करती है, किस चीज का प्रतिनिधित्व करती है? कर्मचारियों को जो वेतन दिया जाता है, या फिर किसी अंश का जो बाजार मूल्य है उनके, या फिर फर्म की संपत्ति का पुस्तक मूल्य। तो यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं कि जो अंशधारकों की संपत्ति है, शेयर होल्डर्स वेल्थ होती है, क्योंकि आपको पता ही है जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है उसके जो ऑब्जेक्ट होते हैं उसमें ये रहता है कि इस तरह से काम किया जाए कि शेयर होल्डर्स वेल्थ को बढ़ाया जा सके, मैक्सिमाइजेशन ऑफ वेल्थ होता है इसका ऑब्जेक्टिव। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, कि मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर, कि जो अंशधारकों की संपत्ति होती है उसका प्रतिनिधित्व कैसे किया जाता है, कि जब जो उसके अंश का क्या बाजार मूल्य है, क्या मार्केट प्राइस है। एक तो आपकी नॉमिनल वैल्यू होती है, फेस वैल्यू होती है, मार्केट प्राइस होता है, एक अंश का मूल्य कई तरह का होता है। तो यहाँ पर जो मार्केट प्राइस है वो डिसाइड करता है कि अंशधारकों की वेल्थ क्या है, क्योंकि अगर ज्यादा अच्छे अंश का बाजार मूल्य ज्यादा होगा तो वहां पर ये चीज रहती है कि जो कंपनी है, जो ऑर्गेनाइजेशन, उसकी गुडविल भी अच्छी है, मार्केट में उसकी पोजीशन बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विपणन योग्य प्रतिभूतियों का उदाहरण है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एन एग्जांपल ऑफ मार्केटेबल सिक्योरिटीज? लॉन्ग टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज, लॉन्ग टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट्स, शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, शॉर्ट टर्म इक्विटी सिक्योरिटीज। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि विपणन योग्य प्रतिभूतियों का एग्जाम्पल क्या होगा। यहाँ पर मार्केटेबल सिक्योरिटीज की बात की जा रही है। आपको पता है कि एसेट होती हैं तो कुछ आपकी करंट एसेट होती हैं, कुछ फिक्स्ड एसेट होती हैं। तो यहाँ पर जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज होती हैं वो करंट एसेट मानी जाती हैं, अल्पकालीन होती हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाता है शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि जो शॉर्ट टर्म होते हैं, अल्पकाल के लिए लिए जाते हैं, वही हो जाती है आपकी मार्केटेबल सिक्योरिटीज। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में पूंजी का स्रोत है। ऑन द फॉलोइंग सोर्स ऑफ कैपिटल इज इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिबेंचर, ऑल द अबव। तो यहाँ पर बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि इसमें से पूंजी का स्रोत कौन सा है। तो तीनों ही पूंजी के स्रोत होते हैं, कैपिटल के स्ट्रक्चर में शामिल किए जाते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या होगा आपको? ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। तो इक्विटी शेयर्स होते हैं, उसका डिविडेंड पहले से डिसाइड नहीं होता है, जितना प्रॉफिट मिलता है उसी के अकॉर्डिंग जो साधारण सभा होती है, जो एनुअल मीटिंग्स होती हैं, उसमें जो डिविडेंड होगा वो निर्धारित किया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उससे भी डिविडेंड दिया जाता है, लेकिन कितना डिविडेंड देना है, इसकी दर, इसकी रेट पहले से ही निश्चित होती है, पहले से ही डिसाइड होती है, तो एक फिक्स्ड रेट होता है। और साथ ही जो डिबेंचर्स होते हैं उनकी भी रेट पहले से प्रीफिक्स होती है कि कितना हमको देना है उनको, इंटरेस्ट जो होगा वो। तो यहाँ पर एक आंसर है ऑप्शन डी, ऑल द अबव। इसीलिए जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको कंपनी का स्वामी या उनको कंपनी का ओनर कहा जाता है। प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था कि कंपनी का स्वामी कौन होता है, ओनर कौन होता है। तो जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं वही होते हैं। क्यों ओनर कहे जाते हैं? क्योंकि जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं उनको सबसे बाद में डिविडेंड दिया जाता है। पहले जो डिबेंचर्स होते हैं, डिबेंचर होल्डर होते हैं, उनका इंटरेस्ट दे दिया जाता है। जो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनका डिविडेंड दे दिया जाता है, वो तो उनकी पहले से डिसाइडेड होती है। उसके बाद जो प्रॉफिट बचता है उसमें से उनको लिया जाता है। तो जितना भी ज्यादातर समझ लीजिए जोखिम, जो रिस्क होता है, वो सब किसके उसमें जाएगा? इक्विटी शेयर होल्डर्स में। और साथ ये भी होता है कि अगर प्रॉफिट ज्यादा होगा तो उनको ज्यादा डिविडेंड भी मिल जाता है, इस वजह से वो ओनर कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विनियोक्ता के दृष्टिकोण से पूंजी लागत है। फ्रॉम इन्वेस्टर्स पॉइंट ऑफ व्यू द कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज यील्ड ऑफ कैपिटल सैक्रिफाइस, मार्केट वैल्यू, इंटरेस्ट रेट, नॉन ऑफ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि जो विनियोक्ता होता है, जो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो किसी कंपनी में या किसी ऑर्गेनाइजेशन में अपने पैसे को लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी मनी को, तो उनके दृष्टिकोण में, उनकी पॉइंट ऑफ व्यू में एक कैपिटल जो है उसकी कॉस्ट क्या होती है,
कि जो पूंजी है उसकी त्याग का प्रतिफल, क्योंकि वो आपको अपने मनी है, अपनी सेविंग्स को जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, दे रहे हैं, तो उनको उसका सेक्रीफाइस करने के लिए जो रिटर्न दिया जाता है, या फिर जो बाजार मूल्य है यानी कि जो मार्केट में प्राइस चल रहा है उसकी मार्केट की जो वैल्यू होगी, या फिर इंटरेस्ट रेट होती है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। एक विनियोक्ता जो होता है उसके लिए जो पूंजी की लागत होगी वो हो जाती है, जो त्याग कर रहा होता है, जो सेक्रीफाइस कर रहा होता है, उसका रिटर्न होती है, उसका प्रतिफल होती है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इष्टतम पूंजी संरचना को कैसे बनाए रखा जा सकता है? हाउ कैन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर बी मेंटेन? इंक्रीज इन द क्रेडिट रेटिंग ऑफ द फर्म, a good record of revenue, a stable dividend policy, all of the above। क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इस तरह की पूंजी संरचना या कहें इस तरह का कैपिटल स्ट्रक्चर को बनाए रखना कि जो सबसे बेस्ट हो या फिर जो है जो ऑप्टिमल हो, तो यहाँ पर उसे किस तरह से बना सकते हैं, कैसे बनाकर हम रख सकते हैं कि एक बार तो हमने बना लिया, मेंटेन कर लिया, लेकिन उसे आगे के लिए भी मेंटेन रखना। फर्म की क्रेडिट रेटिंग में वृद्धि करके, एक राजस्व का, एक रेवेन्यू का एक अच्छा रिकॉर्ड बना करके, या फिर जो लाभांश नीति है उसको स्टेबल रखकर, स्थिर रख करके, यानी कि बहुत अप डाउन ना हो, जो हमने लाभांश निर्धारित किया है वो उसी दर से हम देते रहें, कम ज्यादा ना होने पाए। अधिक हो जाए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, कम ना होने पाए, क्योंकि उससे जो है कंपनी की या ऑर्गेनाइजेशन की गुडविल पे इफेक्ट पड़ता है। तो यहाँ पर क्या है, उसे कैसे बनाए रखा जा सकता है? इन तीनों को ही ध्यान में रखना होता है हमको। किसी फर्म की जो रेटिंग है, क्रेडिट रेटिंग है, वो इंक्रीज हो, साथ ही उसका रेवेन्यू का रिकॉर्ड भी अच्छा हो कि अच्छा लाभ वो कमा रही, उसकी इनकम अच्छी हो रही है, और उसकी डिविडेंड पॉलिसी भी स्टेबल है, स्थिर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। एक तरह से कह सकते हैं कि ये फैक्टर्स भी है, ये कारक भी है जो प्रभाव भी डालते हैं एक अच्छी कैपिटल संरचना होने के लिए। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंपनी में पूंजी संरचना का उल्लेख किया गया है। कैपिटल स्ट्रक्चर इज मेंटेन इन द कंपनीज अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, अप्रोप्रिएट अकाउंट। तो यहाँ वो क्वेश्चन पूछ रहा है, जो कंपनी है उसका जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो हमें किससे पता चलता है? व्यापारिक खाते से, लाभानी खाते से, आर्थिक चिट्ठे से, या फिर लाभानी नियोजन खाते से। तो जो एक कंपनी की जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, अगर ध्यान से आप देखेंगे तो जो मेमोरेंडम अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर भी हम कैपिटल से रिलेटेड कुछ नहीं दिखाते हैं। मेमोरेंडम अकाउंट में तो आपके वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाते हैं, परचेजेस हो जाता है, क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक होता है, ये सारी चीजें आती हैं, और उससे क्या निकल के आता है? ग्रॉस प्रॉफिट निकल के आता है। जो लाभानी खाता होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, पीएनएल जिसे बोलते हैं, उसमें क्या रहता है? किसी प्रोडक्ट को या जो भी कंपनी का काम हो रहा है उसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं, जो उसके अप्रत्यक्ष व्यय होते हैं, वो सारे इसमें दिखाए जाते हैं, और इससे क्या निकल के आता है? नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकल करके आता है। जो लाभानी नियोजन खाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएट अकाउंट भी आवश्यकता अनुसार बनाया जाता है। लेकिन जो बैलेंस शीट होती है, आर्थिक चिट्ठा होता है, अगर हम उसकी बात करें, एक साइड आपका लायबिलिटी हो जाता है, दूसरी साइड एसेट हो जाता है। लायबिलिटी साइड में क्या रहेगा? लायबिलिटी साइड में हम उसकी कैपिटल को दिखाते हैं कि कैपिटल कितनी है, ऑथराइज्ड कैपिटल कितनी है, इशूड कितनी है, कितने इक्विटी शेयर्स हैं, कितनी आपकी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। उसके बाद हम दिखाते हैं कितना रिजर्व है हमारा, रिटेन अर्निंग कितनी है, हमारे लॉन्ग टर्म लोन्स जो होते हैं, डिबेंचर्स जो होते हैं, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं। और जो एसेट साइड है वहां पर हम दिखाते हैं कि कंपनी की एसेट्स कितनी है, करंट एसेट कितनी है, फिक्स्ड एसेट कितनी है, गुडविल कितनी है, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर्स कितने, ये सारी चीजें हम दिखाते हैं एसेट साइड में। तो कंपनी के अगर कैपिटल स्ट्रक्चर की हम बात करें तो क्योंकि आपका किससे मिलकर के बनता है? जो आपकी इक्विटी शेयर हो या प्रेफरेंस शेयर हो या फिर डिबेंचर्स हो या फिर जो लॉन्ग टर्म लोन्स लेती है कंपनी, उससे बनता है। वो सब किसमें दिखाया जाता है? बैलेंस शीट में ही दिखाया जाता है। तो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है उसकी बैलेंस शीट देखकर हमको पता चल सकता है। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीर्घकालिक निवेश निर्णय को कहा जाता है? अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन इज कॉल्ड एज शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, कैपिटल बस्टिंग डिसीजन, वर्किंग कैपिटल डिसीजन, फाइनेंशियल प्लानिंग डिसीजन। तो जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है यानी कि जो वित्तीय प्रबंध होता है उसमें बहुत से डिसीजंस लिए जाते हैं, बहुत से निर्णय लेने होते हैं। तो यही आपके कई तरह के निर्णय दे रखे हैं। आपको ये बताना है कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिसीजंस लेते हैं तो वो क्या कहलाते हैं या क्या कहे जाते हैं? तो इस तरह के डिसीजन हो जाते हैं पूंजीगत बजट निर्णय यानी कि कैपिटल बस्टिंग डिसीजन। कि हम ये देख रहे हैं तो यहाँ पर क्योंकि लॉन्ग टर्म से रिलेटेड बात हो रही है तो एक आपका आयगत होता है, एक पूंजीगत होता है। जो भी हमारा लॉन्ग टर्म से रिलेटेड हो जाता है वो हो जाएगा पूंजीगत में आता है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन में आएगा वो हो जाएगा वो कैपिटल बस्टिंग डिसीजन होते हैं कि कैपिटल बस्टिंग हम कर रहे हैं
हम पूंजीगत बजट बना रहे हैं कि किस तरह का बजट होगा, उससे संबंधित हमारे जो निर्णय होते हैं वो आ जाएंगे। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर हम कैपिटल बजटिंग की बात करें कि कैपिटल बजटिंग या पूंजीगत बजटिंग होता क्या है, तो जो पूंजीगत व्यय होते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, उनको करने के लिए जो बजट बनाया जाता है उसी की प्रोसेस क्या कहलाती है, आपकी कैपिटल बजटिंग या फिर पूंजीगत बजटिंग कहलाता है। जो भी हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं, जिन भी चीजों को हम करते हैं, कौन सी चीजें हो जाती हैं जिसका कैपिटल एक्सपेंडिचर किए जाते हैं, तो जो स्थायी संपत्तियां एसेट्स होती हैं उनको परचेज करने के लिए या फिर उनमें किसी तरह की वृद्धि करने के लिए, उनको इंक्रीज करने के लिए, उनका विस्तार करने के लिए, उनमें इम्प्रूवमेंट या फिर सुधार करने के लिए, या किसी तरह के कोई चेंजेस या परिवर्तन करने के लिए, या फिर उनको दोबारा से रिप्लेस किया जा रहा हो, उन्हें पुनः स्थापित किया जा रहा हो तब, या फिर उनका शोध और विकास, रिसर्च या डेवलपमेंट पर जो एक्सपेंसेस आते हैं वो सारे आपके पूंजीगत व्ययों में शामिल हो जाएंगे। और उनसे रिलेटेड जो बजट बनाया जाता है वो पूरी प्रक्रिया क्या कहलाती है, कैपिटल बजटिंग कहलाती है, पूंजीगत बजटिंग कहलाती है। आपको समझ में आ गया होगा कि पूंजीगत बजटिंग क्या होता है। तो जहां पर भी पूंजीगत व्यय से रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा और कैपिटल बजटिंग दे रखा होगा तो वहां पर आप आसानी से उसे समझ पाएंगे कि कैसे उसमें आपको आंसर निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है जिस पर निवेश निर्णय लेने से पहले विचार किया जाना चाहिए? Which among the following is a factor that should be considered before making an investment decision? यानी कि इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेने से पहले किस फैक्टर पर हमें ध्यान देना चाहिए या क्या फैक्टर इंपॉर्टेंट होता है इसका निर्णय लेने के लिए। किस तरह का निर्णय, जब हम निवेश कर रहे होते हैं, इन्वेस्टिंग कर रहे होते हैं वहां पर। बोथ अपॉर्चुनिटीज, रोटेशन कॉस्ट, स्टेबिलिटी अर्निंग, रेट ऑफ रिटर्न। तो यहाँ पर किस फैक्टर का ध्यान में रखना चाहिए कि विकास के वहां पर कितने अवसर हैं, जिस क्षेत्र में हम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं वहां पर कितना फ्यूचर क्या है उसका, कितना जो है विकसित हो सकता है, क्या विकास हो सकता है। आप भी कोई काम करते हैं, कहीं पर भी कुछ इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, पैसे लगा रहे होते हैं, इस चीज का जरूर ध्यान रखते हैं कि वहां पर इन्वेस्ट करके हमारा फ्यूचर में प्रॉफिट क्या मिल सकता है, फ्यूचर में उस चीज में क्या अप्स एंड डाउन्स आएंगे, क्या उसकी सिचुएशंस रहेंगी, या जो लोग शेयर्स खरीदते हैं, जो लोग जो है म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, वो इन सब चीजों पर ध्यान देते हैं कि फ्यूचर में क्या सिचुएशंस रहेंगी, उसी के अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेते हैं। तो वहां पर यह हो जाएगा कि विकास के क्या अवसर है। रोटेशन लागत है, स्टेबिलिटी है कि उसमें आय जो हमें इनकम हो रही है उसमें कितनी स्थिरता है, यानी कि स्थिरता का मतलब ये होता है फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा नहीं कि बहुत कम हुई या बहुत ज्यादा हुई जा रही है। प्रतिफल की दर यानी रेट ऑफ रिटर्न की कितना, जितना हम इन्वेस्ट करेंगे उसमें वापस हमें रेट ऑफ रिटर्न कितना उसकी मिलेगा, कितना हमको प्रतिफल मिल रहा है। अभी आपने इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था कि जो हम त्याग कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसका हमको रिटर्न मिलता है। तो यहाँ पर कौन सा कारक जो होगा इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा जब निवेश निर्णय लेंगे, वो हो जाता है रेट ऑफ रिटर्न। प्रतिफल, कितना हमको प्रतिफल मिल रहा है, हमारी प्रतिफल की दर क्या है, उसी पर डिपेंड करता है कि हम उसमें इन्वेस्ट करें या ना करें। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इससे संबंधित है कि फर्म के वित्त को विभिन्न परिसंपत्तियों में कैसे निवेश किया जाता है? दिस चॉइस हैज टू डू विद हाउ द फर्म्स फाइनेंस आर इन्वेस्टेड इन वेरियस एसेट्स। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दीस। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि फर्म के वित्त को यानी कि कंपनी में जो हम फाइनेंस को कलेक्ट करते हैं, इकट्ठा करते हैं, तो किस लिए करते हैं? इसीलिए तो करते हैं कि उसकी जो कंपनी की एसेट्स है उसमें हम इन्वेस्ट कर सकें, लगा सकें। और वो आपकी फिक्स भी होती है और करेंट भी होती है। किस तरह की एसेट में हम किस तरह से इन्वेस्ट करें, इससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, नन ऑफ दीस। तो इस तरह के जो निर्णय होते हैं वो कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश निर्णय। एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। तो यहाँ पर जो निर्णयों की बात हम कर रहे हैं, डिसीजन से रिलेटेड क्वेश्चन देख रहे हैं, उसमें क्या रहता है कि जो वित्त कार्य होते हैं, फाइनेंशियल फंक्शंस होते हैं, उसमें निर्णय लेना, डिसीजन लेना भी बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है। तो जो डिसीजन लिए जाते हैं वो मेनली 3 टाइप के होते हैं। एक होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, दूसरे हो जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन और तीसरे हो जाते हैं डिविडेंड डिसीजन। जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि तीनों डिसीजन हो जाएंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट से रिलेटेड। इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो हो जाता है उसमें आपके जो कैपिटल एक्सपेंडिचर से रिलेटेड डिसीजन होते हैं, जो पूंजीगत व्यय है उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जाते हैं वो शामिल होंगे। और साथ ही वर्किंग कैपिटल के मैनेजमेंट में, यानी कि जो करंट एसेट्स होती हैं उनके मैनेजमेंट पे कि किस तरह से बिजनेस को रन करने के लिए जो आपके छोटे मोटे खर्चे होते हैं, बिजनेस को चलाने के लिए, जैसे स्टॉक को लेना है,
रॉ मटेरियल को लेना है, या जो बिजनेस में लगातार जो आपके एक्सपेंसेस हो रहे हैं, जो कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर टाइप के होते हैं, रेवेन्यू नेचर के होते हैं, उन सबको करने के लिए जो आपकी आवश्यकता होती है, उससे रिलेटेड जो निर्णय लिए जा रहे हैं वो हो जाते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन। और जो डिविडेंड डिसीजन होते हैं कि लाभांश किस तरह से लिया जाएगा या कितना घोषित किया जाना है, वो आ जाएगा इसमें। और तीसरा हो जाएगा फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग में रहेगा कि दो तरह का रहता है आपके फाइनेंस की आवश्यकता जो होगी, एक तो लॉन्ग टर्म सोर्सेस होते हैं और दूसरा हो जाता है शॉर्ट टर्म सोर्सेस। लॉन्ग टर्म में आपका कैपिटल स्ट्रक्चर आ जाएगा और शॉर्ट टर्म में आ जाता है वही वर्किंग कैपिटल आपका फाइनेंसिंग जो होता है। तो इतने तरह के डिसीजन होते हैं, ध्यान में रखिएगा। आगे जो भी क्वेश्चन आएंगे आप आसानी से उसके आंसर निकाल पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किससे संपत्ति का आकार, लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धात्मकता सभी प्रभावित होते हैं? एसेट साइज, प्रॉफिटेबिलिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस आर ऑल इन्फ्लुएंस्ड बाय डैश। वर्किंग कैपिटल डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन। क्या वो कह रहा है कि कौन सा या किस तरह का निर्णय डिसीजन होते हैं जिससे कि जो एसेट है उसका साइज है, प्रॉफिटेबिलिटी कंपनी जो है उसकी कितना लाभ होगा, और साथ ही प्रतिस्पर्धा कंपटीशन, क्योंकि कॉम्पिटिटिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी संस्था की। अगर ऑर्गेनाइजेशन की हम बात करते हैं आज के टाइम में तो कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। कोई भी फील्ड ले लीजिए, किसी भी फील्ड में एक तरह के कितने प्रोडक्ट मार्केट में आ रहे हैं, तो वहाँ पर ब्रांड की भी प्रतिस्पर्धा होती है, मूल्य में, प्राइस में भी होती है, बहुत तरीके से होती है। अगर आप देखिए एक ही जैसे प्रोडक्ट होते हैं, अगर एक पर कुछ ऑफ होता है तो दूसरे पर भी आपको ऑफ मिलेगा। हर पैकेट पे आपको न्यू लिखा रहता है, भले इसमें कुछ न्यू ना हो, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो न्यू इम्प्रूव सब पे लिखा रहता है। तो आज के टाइम में प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो किस तरह के निर्णयों से प्रभावित होती है वो सब चीजें, वो हो जाते हैं पूंजीगत बजट निर्णय, कैपिटल बजटिंग डिसीजन, कि फ्यूचर में हम क्या कितना करेंगे, कितना हमारे पास बजट है, हमें कितना इन्वेस्टमेंट करना है, और हमारी बिजनेस का आकार कितना होगा, कंपटीशन कितना ज्यादा होगा, और कितना हमारा प्रॉफिट रहेगा। तो एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह निर्णय विभिन्न दीर्घकालिक स्रोतों से जुटाई जाने वाली धनराशि से संबंधित है। दिस डिसीजन कंसर्न्स द अमाउंट ऑफ मनी टू बी रेज्ड फ्रॉम ए वैरायटी ऑफ लॉन्ग टर्म सोर्सेज। इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंशियल डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन, कैपिटल बजटिंग डिसीजन। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपसे कि जो वेरियस टाइप के या विभिन्न प्रकार के जो लॉन्ग टर्म सोर्सेज होते हैं, हमें कैपिटल को कलेक्ट करने के, पूंजी को एकत्रित करने के, तो वो जो निर्णय लिया जाएगा वो किस बेसिस पे लिया जाता है, या वो निर्णय कौन से होते हैं, किस तरह के होते हैं, वो हो जाते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन होते हैं, वित्त संबंधित निर्णय होते हैं। एक आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी। क्योंकि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है, मैंने पहले ही बताया, उसमें जो डिसीजन होते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं लेना, कि सही टाइम पर सही डिसीजन होता है वो एक संस्था को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को राइट डायरेक्शन में मोड़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस प्रक्रिया का नाम बताइए जो प्रबंधन को मात्रा और समय दोनों के संदर्भ में कोष आवश्यकताओं का पूर्वानुमान लगाने की अनुमति देती है। नेम द प्रोसीजर दैट अलाउज मैनेजमेंट टू फोरकास्ट फंड रिक्वायरमेंट बोथ इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी एंड टाइमिंग। यानी कि मात्रा और समय दोनों की बात यहाँ पर हो रही है, उसके लिए या उसके संदर्भ में, उसके रेफरेंस में जो मैनेजमेंट होता है हमारा, कि हमें कितनी कोष की आवश्यकता होगी उसका पूर्वानुमान लगाना, पहले से उसकी फोरकास्टिंग करना, वो कौन सा डिसीजन हो जाता है, किस डिसीजन में उसको शामिल किया जाएगा, तो वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग, वित्तीय नियोजन। हम वित्तीय नियोजन जो करते हैं एक फाइनेंशियल प्लानिंग, क्योंकि जो प्लानिंग होगी, जहाँ पर भी प्रबंध की बात आए, मैनेजमेंट की बात आए, वहां समझ लीजिए प्लानिंग उसके साथ साथ चलता है, क्योंकि जो प्लानिंग होता है वो मैनेजमेंट का मेन काम होता है। जितना अच्छी उसकी प्लानिंग होगी उतने ही अच्छा उसका आगे का सारा ऑर्गेनाइजेशन चलेगा, उसका सारा काम चलेगा, उतनी ही ज्यादा उसकी फर्म की या संस्था की ग्रोथ हो पाएगी और उतने ही अच्छे ढंग से काम हो पाएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा या क्या कहलाता है वो हो जाता है फाइनेंशियल प्लानिंग। कि हम फाइनेंशियल प्लानिंग करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने कोष की, कितने फंड्स की आवश्यकता होगी, मात्रा में भी, क्वांटिटी में भी, और टाइम के अकॉर्डिंग भी, कि समय समय पर हमें कितना धनराशि, कितनी अमाउंट चाहिए होगा। कि फिक्स एसेट जो होती है तो उसमें तो हम एक बार इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर वो काफी लॉन्ग टाइम तक चलती रहती है। लेकिन जो वर्किंग कैपिटल होती है, कार्यशील पूंजी होती है, उसकी समय समय पर आवश्यकता रहती है, क्योंकि आपका जैसे कि स्टॉक टर्नओवर होता है, आगे इसमें मैं बताऊंगी आप लोग के सब रेशियोज होते हैं, जैसे जैसे आगे वीडियोस आएंगी तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे आपके, तो उसमें मैं बताती चलूंगी। वहां पर जो वर्किंग कैपिटल होती है वो उसकी बहुत आवश्यकता होती है एक बिजनेस को रन करने के लिए, तो यहाँ पर सारे चीजों से रिलेटेड निर्णय लेने पड़ते हैं, तो वो हो जाता है, उसके लिए क्या किया जाता है, एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाई जाती है, वित्तीय नियोजन किया जाता है।
तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया है इसी तरह की और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए और फ्रेंड्स साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।